नमस्कार दोस्तों, सामान्य अध्ययन को समर्पित 10 सर्व के क्लासेज में फिर आपका स्वागत है। ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित आज की वीडियो है। यह वीडियो सुपर टेट 2022 के साथ साथ टेट, सी टेट और विभिन्न वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से आने वाले प्रश्नों की प्रकृति थोड़ा सा समझ आधारित होती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप वीडियो को शुरू से और अंत तक देखें, साथ ही साथ नोट डाउन करते रहें। छोटा रखने के लिए वीडियो में केवल 20 प्रश्न शामिल किए जाते हैं, लेकिन इन 20 प्रश्नों की व्याख्या जब आप सुनते हैं तो वो 50-60 प्रश्न तक पहुंच जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप प्रश्नों को नोट करते रहें और व्याख्या से भी प्रश्नों को नोट करते रहें। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने भारत में प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था और कलकत्ता में यह मदरसा 1781 में तत्कालीन गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा स्थापित किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स का उद्देश्य था कलकत्ता में मदरसा स्थापित करने का कि यहाँ फ़ारसी और अरबी का अध्ययन किया जाए और भारतीयों को विद्या की जो भारतीय विद्या है उसको प्रोत्साहित किया जाए। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कार्य किया। आंसर सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। आंसर ए सही होगा, जोनाथन डंकन के द्वारा। वो बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट थे। 1791 में उन्होंने ये कार्य किया और उन्होंने जो संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया उसका उद्देश्य हिंदू धर्म, कानून और साहित्य का अध्ययन करना और प्रसार करना था। इस प्रकार आंसर सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अंग्रेजी में से कौन था जिसने सर्वप्रथम गीता व अंग्रेजी में अनुवाद किया? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, भगवद गीता का। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1784 में किया गया विल्किंस के द्वारा। चार्ल्स विल्किंस ने यह कार्य किया था। चार्ल्स विल्किंस दरअसल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से संबंधित थे। 1724 में उन्होंने भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया और उसके बाद 1787 में उन्होंने एक और अनुवाद किया और पुस्तक का नाम था हितोपदेश। तो ये भी आप नोट कर लें, हितोपदेश पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी इन्होंने ही किया है। दोनों प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूछा गया है वो क्या वजह थी जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार कर रही थी। तो जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन आरंभ किया उस समय छोटे स्तर पर जो प्रशासनिक पद थे वहाँ पर इंग्लैंड से बुलाकर नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। वहाँ पर उनको लोकल लोग ही चाहिए थे, लोकल बॉडी चाहिए थी। इसलिए अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का प्रसार आरंभ किया। इसलिए आंसर सही होगा ए, जिसमें कहा गया कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। तो यही आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? तो भारत में आधिकारिक रूप से 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1813, आंसर सही होगा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा आधिकारिक रूप से पहली बार 1 लाख रुपए की व्यवस्था भारतीय विद्या के प्रसार के लिए की गई और साथ ही यह भी कहा गया कि यह व्यय साहित्य के पुनरुद्धार, उन्नति व स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाएगा। इस प्रकार पहली बार 1 लाख रुपये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा पर व्यय करने की बात कही गई। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कालिदास के प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स ने स्वयं किया था। आंसर सही होगा सर विलियम जोन्स। और ये बात है 1789 की, जब उन्होंने इसका अनुवाद किया अंग्रेजी में। साथ ही साथ उसके बाद उन्होंने 1792 में एक और अनुवाद किया जो प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंद। गीत गोविंद आप जानते हैं, गीत गोविंद जयदेव की रचना है। इसका भी अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा ही किया गया 1792 में। दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वो कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन मूल रूप से मैकाले की देसी भाषा विरोधी नीति के आलोचक थे। इसलिए उन्होंने 1901 में एक शिमला में एक उच्च शिक्षा सम्मेलन बुलाया और 1902 में इसी सम्मेलन के बाद 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में उन्होंने एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। इस विश्वविद्यालय आयोग में उन्होंने 2 भारतीयों को भी शामिल किया, जिसमें एक थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरे थे जस्टिस गुरुदास बनर्जी। इसलिए आंसर सही होगा डी। आगे की बातें देखें तो 1902 के इस आयोग
द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर ही 1904 में विश्वविद्यालय आयोग गठित हुआ और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904 में। तो यहाँ पर 3-4 फैक्ट्स आपस में रिलेट करते हुए सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी उन सदस्यों में शामिल थे जो विश्वविद्यालय आयोग जिनसे मिलकर बना था। इसी की सिफारिशों के बाद 1904 में भारत विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ और 1901 में शिमला सम्मेलन हुआ था जो उच्च शिक्षा से संबंधित था। ये प्रश्न भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में औपनिवेशिक काल में अधोन्मुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो अधोन्मुखी निस्यंदन का सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। समझ लेते हैं आइए क्या होता है अधोन्मुखी निस्यंदन। अधोन्मुखी निस्यंदन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ छनना। ये जो सिद्धांत था, ये सिद्धांत उपजा 1813 के चार्टर एक्ट में जो 1 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय किए गए थे, उसको व्यय को कैसे करना है इस बात को लेकर क्योंकि सरकार के द्वारा कोई स्पष्ट नीति जारी नहीं की गई थी, तो पहला मत ये बना कि सरकार प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारी उठाए, इस 1 लाख रुपए को व्यय करे और जन जन तक शिक्षा को पहुंचाए। लेकिन एक दूसरा मत था जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया था और उनके अनुसार हमें केवल उच्च वर्ग को शिक्षित करना चाहिए और उच्च वर्ग से शिक्षा सामान्य जन तक छन छन कर पहुंच जाएगी। इसी विचार को अधोन्मुखी निस्यंदन या फिर इन्फ्लेशन थ्योरी कहा गया। तो इन्फ्लेशन थ्योरी मैकाले के द्वारा दी गई थी, ये याद रखेंगे। और इसको लागू करने का कार्य जिस गवर्नर ने किया उनका नाम था, नोट कर लें, अधोन्मुखी निस्यंदन के सिद्धांत को लागू करने का कार्य लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया गया। लॉर्ड ऑकलैंड, तो याद रखेंगे अधोन्मुखी निस्यंदन को लागू करने की घोषणा लॉर्ड ऑकलैंड ने की, जबकि अधोन्मुखी निस्यंदन सिद्धांत के जनक लॉर्ड मैकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव मैकाले के स्मरण पत्र, जिसे मैकाले मिनट्स के नाम से भी जाना जाता है, 1835 में उन्होंने प्रस्तुत किया था, उसी को भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव माना जाता है। मैकाले ने अपना जो महत्वपूर्ण स्मरण पत्र है वो गवर्नर की कार्यकारी परिषद के सम्मुख रखा, जिसे गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने स्वीकार कर लिया और 7 मार्च 1835 को इसकी स्वीकृति के बाद बेंटिक ने भारत में जो शिक्षा है वो अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षा का माध्यम मान लिया। मैकाले शिक्षा नीति का उद्देश्य एक ऐसे वर्ग को तैयार करना था, ऐसे भारतीयों को तैयार करना था, एक भारतीयों की ऐसी नस्ल को तैयार करना था जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो किंतु विचार, प्रवृत्ति और बुद्धि से अंग्रेज हो। यही मैकाले के स्मरण पत्र का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारत में ये 3 विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित हुए। 1857 में 1854 में चार्ल्स वुड के डिस्पैच की सिफारिशों के आधार पर 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। ये तीनों विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर स्थापित हुए थे। याद रखेंगे ये तीनों विश्वविद्यालय बिल्कुल वैसे ही काम करते थे जैसे लंदन विश्वविद्यालय काम करता है, अर्थात वहाँ केवल परीक्षा लेने और डिग्रियाँ बांटने का काम होता था। तो याद रखेंगे इनकी स्थापना चार्ल्स वुड डिस्पैच के आधार पर हुई थी। चार्ल्स वुड ने जो डिस्पैच जारी किया था उसी के आधार पर हुई थी और ये इनकी स्थापना लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर हुई थी। ये 2 प्रश्न और हैं, इनको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, किसके सतत प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो दयाराम गिडुमल, डी के कर्वे जी के प्रयासों से बम्बई का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ और ये समय था 1916 में ये काम हुआ। 1916 में धोंडो केशव कर्वे के प्रयासों से बम्बई में पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, जिसे SNDT महिला विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। DK कर्वे महाराष्ट्र के एक महान समाज सेवी हुए हैं। आज़ादी के बाद 1958 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं DK कर्वे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय, आंसर सही होगा डी। 1817 में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। वर्तमान में इसे हिंदू स्कूल के नाम से जाना जाता है और इसे एशिया में आधुनिक शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान होने का गौरव भी प्राप्त है। तो जो हिंदू कॉलेज था आज वह हिंदू स्कूल के नाम से कलकत्ता में संचालित हो रहा है और इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे।
क्वेश्चन नंबर 13, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से, जिसे BHU या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, उसका शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को किया गया था। बसंत पंचमी का दिन था और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने यह कार्य किया। तो आंसर सही होगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने यह कार्य किया था। इस विश्वविद्यालय की जो सामान्य संस्थापक हैं वो पंडित मदन मोहन मालवीय माने जाते हैं, लेकिन इसके मूल में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, जो 1898 में स्थापित हुआ था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस का वर्तमान में इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जा चुका है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। आंग्ल प्राच्य विवाद का संबंध है। आंग्ल प्राच्य, अंग्रेज और जो प्राचीन या आधुनिक और प्राचीन जो एक विवाद है वो भारतीय शिक्षा पद्धति से संबंधित है। आंग्ल प्राच्य विवाद भारतीय शिक्षा पद्धति से संबंधित है। था क्या, ये समझ लेते हैं। जैसा हमने पीछे पढ़ा, 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए व्यय करने के लिए कहा गया भारतीय शिक्षा पर, लेकिन उसको लेकर कोई स्पष्ट नीति न होने के कारण 2 मत सामने आए। एक था कि प्रत्यक्ष सरकारी प्रयासों से किया जाए और दूसरा था कि परोक्ष सरकारी प्रयासों से ये कार्य किया जाए। और माध्यम और शिक्षा के स्वरूप को लेकर विचार करने के लिए एक 10 सदस्य समिति गठित की गई थी। यह समिति 2 दलों में बट गई। एक दल था प्राच्य विद्या के समर्थक और दूसरे थे पाश्चात्य विद्या के समर्थक। जो प्राच्य विद्या के समर्थक थे वो लोक शिक्षा समिति के जो सचिव थे HT प्रिंसिप, वो खुद उसमें शामिल थे। इसके अलावा HH विल्सन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, इन जैसे लोगों ने प्राच्य विद्या का समर्थन किया। जबकि जो पाश्चात्य विद्या के समर्थक थे उसमें लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मुंडो, लॉर्ड एल्फिंस्टन जैसे लोग थे, और जिनकी बात बाद में मैकाले द्वारा दिए गए स्मरण पत्र के बाद मान ली गई थी। तो आंग्ल प्राच्य विवाद भारतीय शिक्षा पद्धति में शिक्षा किस तरह से हो, अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया जाए या प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति को अपनाया जाए, उसको लेकर हुए एक विवाद था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत विषयक ज्ञान शास्त्र के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो भारत विषयक ज्ञान शास्त्र के जन्मदाता विलियम जोन्स माने जाते हैं। विलियम जोन्स, आंसर सही होगा बी, विलियम जोन्स। क्यों माने जाते हैं ये समझ लीजिए। विलियम जोन्स ने एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 में, और इस सोसाइटी के द्वारा ये फोर्ट विलियम, कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम है वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। इस सोसाइटी के द्वारा भारत के अतीत पर प्रकाश डालने का कार्य किया गया। यूरोप में संस्कृत के महत्व को स्थापित करने का कार्य जो है वो भी विलियम जोन्स ने ही किया था। कलकत्ता में 1794 में उनकी मृत्यु हुई। 1794 में कलकत्ता में ही उनकी मृत्यु हुई। तो वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत विषयक ज्ञान शास्त्र को जन्म दिया, या यूरोप में भारतीय शिक्षा के महत्व को उन्होंने प्रकट किया, विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। चार्ल्स ग्रांट कंपनी के भारत विजय के बाद अंग्रेजी सीखने के लिए स्कूलों का जाल बिछा देने का विचार रखने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक थे। वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण उन्हीं के द्वारा किया गया था, इसलिए उन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। वह कंपनी के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया। इस प्रकार चार्ल्स ग्रांट आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता माने जाते हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर 17, निरक्षरता खत्म करने की नीति को सरकार ने कब स्वीकार किया? तो निरक्षरता खत्म करने की नीति एक दबाव के रूप में सरकार के ऊपर लागू हुई। बड़ौदा रियासत ने 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अपने यहाँ अनिवार्य कर दिया था। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहे थे कि प्राथमिक शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसी वजह से 12 फरवरी 1913 को ब्रिटिश सरकार ने निरक्षरता को समाप्त करने की नीति को सरकारी नीति स्वीकार कर लिया और प्रांतीय सरकारों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए। इस प्रकार आंसर सही होगा 1913 का सरकारी प्रस्ताव। आंसर सही होगा बी, 1913 का सरकारी प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 18, किस रियासत ने सबसे पहले अपने यहाँ निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था को लागू किया? तो जैसा हमने अभी पिछले प्रश्न में पढ़ा, बड़ौदा रियासत ने 1906 में ये कार्य किया। बड़ौदा रियासत एक प्रगतिशील रियासत थी जिसने 1906 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को आरंभ किया। गुजरात में स्थित गायकवाड़ वंश के अधीन बड़ौदा रियासत एक बहुत ही प्रगतिशील रियासत मानी जाती थी।
1875 से 1939 तक वहाँ पर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने शासन किया, जिनके समय में 1906 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लागू किया गया बड़ौदा रियासत। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस आयोग का संबंध शिक्षा से नहीं था? तो शिक्षा से संबंधित बहुत से आयोग भारत में गठित हुए। अंग्रेजों के समय में बहुत से आयोग ऐसे थे जो केवल प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक बने हुए थे। इन्हीं में से रेले आयोग शिक्षा से संबंधित था, सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था, सार्जेंट योजना शिक्षा से संबंधित थी, स्ट्रेची आयोग अकाल से संबंधित था, अकाल। तो स्ट्रेची आयोग 1880 में गठित हुआ लॉर्ड लिटन के समय में, और ये पहला आयोग था जो अकाल से संबंधित था। 1883 में इसी के सिफारिशों के आधार पर एक अकाल संहिता तैयार हुई और उसके बाद एक अकाल कोष भी स्थापित हुआ। इस प्रकार स्ट्रेची आयोग अकाल से संबंधित एक आयोग था। हम पढ़ चुके हैं रेले आयोग 1902 में स्थापित हुआ था, जबकि सैडलर आयोग 1917 में स्थापित हुआ और सार्जेंट योजना 1944 में लागू हुई। रेल आयोग हमने पढ़ा है अभी पीछे, विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था, जबकि सैडलर आयोग चेम्सफोर्ड के शासनकाल में स्थापित हुआ था और ये प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय शिक्षा तक इसने अपनी सिफारिशें की थी। सार्जेंट योजना 1944 में लॉर्ड बेवेल के द्वारा तैयार करवाई गई थी, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा योजना जिसके आधार पर तैयार हुई थी 1944 में। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा स्ट्रेची आयोग, क्योंकि ये अकाल से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्धा शिक्षा योजना का ब्यौरा किसने प्रस्तुत किया था? तो वर्धा शिक्षा योजना हम जानते हैं गांधी जी के द्वारा तैयार की गई थी। 1937 में गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र के माध्यम से एक लेखों की श्रृंखला प्रस्तुत की और इस लेख श्रृंखला में उन्होंने एक शिक्षा योजना सुझाई। इसी योजना को वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है, या इसको आधार शिक्षा योजना भी कहा जाता है। आधार शिक्षा योजना भी इसी को कहा जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने गांधी जी के परामर्श से इस शिक्षा योजना को अंतिम रूप दिया। योजना का मुख्य उद्देश्य हस्त उत्पादन कार्य था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के आरंभ हो जाने की वजह से कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, जिसके कारण यह योजना कांग्रेस मंत्रिमंडल शासित राज्यों में लागू नहीं की जा सकी। इस प्रकार वर्धा शिक्षा योजना का जो ब्यौरा था वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन वर्धा शिक्षा योजना जिस दिमाग की उपज थी वो महात्मा गांधी थे। क्योंकि इस प्रश्न में वर्धा शिक्षा योजना का ब्यौरा किसने प्रस्तुत किया पूछा गया है, इसलिए आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा। धन्यवाद। आज के 20 प्रश्नों की यह श्रृंखला यहीं समाप्त होती है।